जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले क्लास के अंदर हमने 150 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम जो है 150 से जितने भी आगे वाले क्वेश्चन रहे हैं उन सभी को कवर करेंगे। इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आपका रिस्पॉन्स जितना अच्छा रहेगा, क्लासेज उतने ही अधिक और जितने भी तो सब्जेक्ट हैं उन सभी की क्लासेज देखने को मिल जाएगी। रिस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए चैनल के ऊपर, क्लासेज के ऊपर, तभी हम क्लासेज आपके लिए लेकर आएंगे। अदरवाइज़ क्लासेज है जो वो हमें बंद भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमारे भी अदर जो है काम होते हैं, ऑफलाइन भी वगैरह का भी काम होता है। तो इसलिए आप जितना रिस्पॉन्स यहाँ पर दिखाएंगे उतने ही क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। आपके इतिहास का जो पेपर है वो 26 तारीख को होने वाला है। उससे पहले कोशिश करेंगे कि जितने भी जो है आपके प्रश्न है वो इंक्लूड करके हम आपको उपलब्ध करवा दें। लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों की मैं बात करूं तो आपके लिए वही प्रश्न यहाँ पर जो है क्लासेस के माध्यम से करवाए जाएंगे, जो आपके निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 151 है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली पहली संस्थाओं में से कौन सी संस्था यहाँ पर थी। तो कौन सी थी? वो आपके हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो थी वो आपके भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली पहली संस्था मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न संख्या 152 को देखते हैं कि किस समाचार पत्र को पहला भारतीय स्वामित्व वाला अंग्रेजी भाषा का प्रकाशन माना जाता है। तो वो माना जाता है द बंगाल गजट को। किसको? द बंगाल गजट पहला भारतीय स्वामित्व वाला जो है अंग्रेजी भाषा का प्रकाशन करने वाला समाचार पत्र है वो माना जाता है। 1780 में बंगाल गजट की स्थापना जो है वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 1878 में किस अधिनियम ने भारतीय प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी थी। तो वो लगाई थी आपके वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था उसके तहत यहाँ पर लगाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपके राजा राममोहन राय जो थे वो आपके जो सुधारक थे, उन्होंने बंगाल के अंदर सामाजिक और शैक्षिक सुधार को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए प्रेस का यहाँ पर इनके द्वारा क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। और हंटर जो आयोग था, आयोग ने 1882 में भारतीय शिक्षा की जो स्थिति थी उसकी समीक्षा यहाँ पर इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला था। तो वो मिला था यहाँ पर राष्ट्रवादी चेतना का क्या हुआ था, उदय यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या दिया गया था। तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है दादा भाई नौरोजी की कौन सी पुस्तक नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत को विस्तार से यहाँ पर बताया था। तो वो यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया था कि भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन यहाँ पर जो है इनकी ये आपकी पुस्तक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपके निम्नलिखित में से कौन है धन के निष्कासन का कारण नहीं था। तो कौन नहीं था यहाँ पर हो जाएगा भारतीय वस्तुओं का आयात यहाँ पर धन के निष्कासन का कारण नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पर औपनिवेशिक भारत में गृह प्रभार क्या थे। गृह प्रभार क्या थे? तो ये आपके थे प्रशासनिक व्यय के लिए ब्रिटिश सरकार को किए गए भुगतान यहाँ पर थे। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्रिटिश से आर्थिक नीतियों से जो है उद्योग क्षेत्र सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्रिटिश आयात के कारण पारंपरिक भारतीय कपड़ा उद्योग का क्या हो गया था, यहाँ पर पतन हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है किस ब्रिटिश नीति के कारण भारत का औद्योगिकरण खत्म हुआ था। तो वो हुआ था आपके व्यापार जो मुक्त व्यापार जो नीति थी उसके तहत यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है धन के निष्कासन से कौन सा आर्थिक परिणाम हुआ है। तो कौन सा आर्थिक परिणाम यहाँ पर देखने को मिला था। तो वो मिला था दीर्घकालिक गरीबी और अकाल यहाँ पर देखने को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर है किस ब्रिटिश अधिकारी ने धन के निष्कासन को एक आवश्यक शाही लागत बताया है। तो वो आपके द्वारा बताया है जॉन स्ट्रेची के द्वारा बताया गया है।
नेक्स्ट यहाँ पर है भारतीय अर्थशास्त्री जो आपके R.C. दत्त है, उन्होंने दादा भाई नौरोजी का जो है सांख्यिकीय आंकड़ों के साथ नौरोजी का ड्रेन सिद्धांत का जो है समर्थन इनके द्वारा किया गया है। किस औपनिवेशिक नीति ने भारतीय पूंजी निर्माण को प्रतिबंधित किया है? तो वो किया है भू राजस्व प्रणाली ने किया है। नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश से आर्थिक शोषण का प्रत्यक्ष परिणाम था? तो वो आपके कौन सा था? भारतीय राष्ट्रवाद का विकास यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है किस ब्रिटिश आर्थिक नीति ने औद्योगिक विकास की अपेक्षा कच्चे माल के निष्कर्षण को प्राथमिकता दी? तो वो आपकी हो जाएगा व्यापारिकता। नेक्स्ट यहाँ पर है किस भारतीय नेता ने ब्रिटिश शासन को रक्तस्राव भारत का कहा था? तो वो आपकी किसने कहा था? वो आपकी किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन धन के निष्कासन का परिणाम नहीं था? तो कौन नहीं था? ब्रिटिश पूंजी निवेश में वृद्धि ये नहीं था। बाकी भारतीय हस्तशिल्प में गिरावट, अकाल और खाद्य असुरक्षा, किसानों में भूमिहीनता में वृद्धि, ये सारे थे। नेक्स्ट यहाँ पर है किस घटना को भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक माना जाता है? तो वो 1857 के क्रांति को माना जाता है, 1857 के विद्रोह को माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई थी? तो वो निभाई थी आपके शिक्षित मध्यम वर्ग ने निभाई थी। किस ब्रिटिश नीति ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले आर्थिक असंतोष में योगदान दिया? तो वो दिया था आपके धन का निष्कासन ने। नेक्स्ट यहाँ पर है कि राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को दिशा देने के लिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रवाद के जनक है दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है किस अधिनियम ने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया और राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं को उकसाया? तो ये थे आपके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कौन सा नेता कांग्रेस के उत्तरदायी दौर से जुड़ा था? तो वो जुड़ा था आपके गोपाल कृष्ण गोखले जुड़े थे। नेक्स्ट यहाँ पर है नरमपंथियों द्वारा अपनाई गई मुख्य पद्धति क्या थी? तो वो थी आपके संवैधानिक आंदोलन, राइट हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच विभाजन हुआ था? तो वो हुआ था आपके सूरत अधिवेशन 1907 के अंदर हुआ था, उसके अंदर ये विभाजन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? तो कौन नहीं था? तो वो नहीं थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट यहाँ पर है किस नारे का श्रेय बालकृष्ण गंगाधर को जाता है? तो वो जाता है आपके किसको जाता है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा बालकृष्ण गंगाधर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है तिलक ने राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए किस प्रकाशन का उपयोग किया था? तो वो किया था केसरी का। नेक्स्ट यहाँ पर है किस आंदोलन ने उग्रवादी राजनीति के उदय को चिन्हित किया है? तो वो किया है स्वदेशी आंदोलन ने। किसने? स्वदेशी आंदोलन ने। नेक्स्ट यहाँ पर है किस ब्रिटिश निर्णय के कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ? तो कौन सा था? वो बंगाल का विभाजन था। नेक्स्ट है यहाँ पर नेता दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना पर जोर दिया था। किसने? तो नेता आपके दादा भाई जो नौरोजी थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना पर क्या दिया था? जोर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी विधि चरमपंथियों द्वारा प्रयुक्त नहीं की गई? तो ये थी आपके याचिका वाली। नेक्स्ट है उदारवादी नेता गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है की थी। नेक्स्ट यहाँ पर है चरमपंथियों ने किस विचारधारा को बढ़ावा दिया था? तो वो दिया था उग्र राष्ट्रवाद को। किसको? उग्र राष्ट्रवाद को। नेक्स्ट यहाँ पर है किस ब्रिटिश नीति की आलोचना नरमपंथियों और गर्मपंथियों दोनों ने की थी? तो वो की थी बंगाल का विभाजन ने। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी और उग्रवादी के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वो करता है आपके संवैधानिक बनाम मुख्य तरीके। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत सरकार अधिनियम 1919 से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित था और 1919 के अधिनियम द्वारा प्रचलित द्वैध शासन शब्द का तात्पर्य था कि प्रांतों में दोहरी सरकार का स्वरूप है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारत सरकार अधिनियम
1919 के तहत केंद्रीय विधानमंडल बन गया, तो बन गया था द्विसदनीय बन गया था। कौन सा? द्विसदनीय। नेक्स्ट यहाँ पर है 1919 के अधिनियम में निम्नलिखित में से किस विषय को आरक्षित सूची में रखा गया था? तो वो रखा गया था आपके कानून और व्यवस्था को रखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है 1919 का अधिनियम भारत में पहली बार पेश किया गया, तो किया गया था वो आपके प्रांतों को सत्ता का व्यवस्थित स्थानांतरण करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 1919 अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार बढ़ाया गया था? तो वो गया था संपत्ति और शिक्षा का अधिकार सीमित मताधिकार किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 तहत कौन सा कार्यालय बनाया गया था? तो लंदन में भारत के उच्चायुक्त बनाए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर है 1919 अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल जो था वो बजट पर चर्चा करे लेकिन उस पर पूरी तरह से मतदान न करे, ऐसा यहाँ पर 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधानमंडल के तहत कहा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 1919 अधिनियम के बाद कौन सा महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास हुआ था? तो वो हुआ था आपके साइमन कमीशन का। नेक्स्ट है 1919 के अधिनियम द्वारा लागू उद्वैध शासन की प्रमुख कमी क्या थी? तो वो कमी क्या थी? वो थी इसमें भ्रम और प्रशासनिक अक्षमता पैदा हुई थी, अर्थात देखने को मिली थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 से साइमन कमीशन की सिफारिशों पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय यहाँ पर थी। नेक्स्ट यहाँ पर है 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय ढांचे में निम्नलिखित में से शामिल थे, तो वो थे ब्रिटिश भारतीय प्रांत और रियासतें दोनों यहाँ पर शामिल थी। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1935 अधिनियम के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रांतीय विधायकों को हर जगह द्विसदनीय बनाया गया, यह सत्य नहीं है, बाकी सारे के सारे यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संस्था 1935 अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी आपके संघीय लोक सेवा आयोग को। नेक्स्ट है यहाँ पर 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस में निहित थी? तो वो थी आपके गवर्नर जनरल के अंदर निहित थी। नेक्स्ट यहाँ पर है 1935 के अधिनियम के तहत निर्देशों का साधन का उद्देश्य था, तो वो था आपके राज्यपालों और गवर्नर जनरल का मार्गदर्शन करे। नेक्स्ट यहाँ पर है 1935 के अधिनियम ने भारतीय मताधिकार का विस्तार किस प्रकार किया है? तो किया है कि मतदाताओं की संख्या जनसंख्या के लगभग 10% तक बढ़ा दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय 1935 अधिनियम के तहत पहली बार बनाया गया था? तो वो गया था भारत का संघीय न्यायालय को बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से अधिनियम को 1935 के अधिनियम को अक्सर भारतीय संविधान का खाका कहा जाता है क्योंकि इसने संघीय प्रशासनिक और न्यायिक संरचनाएं निर्धारित की थी जिन्हें बाद में 1950 में अपनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो 1920 और 22 के मध्य हुआ था किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो ये रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार के तहत यहाँ पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का यहाँ पर निलंबन इसका कारण था। नेक्स्ट यहाँ पर स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी आपके CR दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। साइमन कमीशन 1927 को का बहिष्कार का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य को सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो आपके आई थी 1928 के अंदर, नेहरू जो रिपोर्ट थी 1928 में सिफारिश की गई थी इसकी, वो की गई थी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर डोमिनियन का दर्जा यहाँ पर मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था कि पूर्णा की घोषणा के लिए प्रसिद्ध है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो थी वो आपके दांडी मार्च से गांधी जी के द्वारा की गई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में के परिणाम की बात करें तो ये गांधी जी की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 किसके द्वारा दिया गया था? 1932 में जो दिया गया था वो दिया गया था रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। पूना समझौता 1932 के अंदर किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो वो हुआ था आपके गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो 1931 में जो हुआ था वो किस लिए याद किया जाता है? वो किया जाता है आपके
मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का यहाँ पर प्रस्ताव को अपनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है नारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये तो आप सभी को पता है, भगत जी के द्वारा दिया गया था। 1935 के अधिनियम में निम्नलिखित जो प्रावधान थे वो कौन कौन से थे? तो वो प्रांतीय यहाँ पर स्वायत्तता का यहाँ पर प्रावधान था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 1937 के चुनावों के तहत कांग्रेस ने निम्नलिखित में मंत्रालयों का गठन किया, तो कौन से थे? 7 प्रांत यहाँ पर सम्मिलित थे। अगस्त प्रस्ताव 1940 किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था लॉर्ड लीन लिथगो के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि क्रिप्स मिशन 1942 से भारत भेजा गया था, तो वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय भागीदारी के लिए शर्तों पर बातचीत करना यहाँ पर था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर हुआ था, जिसके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा यहाँ पर फहराया था। नेक्स्ट यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। कैबिनेट मिशन 1946 में ने प्रस्ताव रखा कि जो आपके प्रांत है, प्रांतों का समन्वय और एक संयुक्त संघ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस से 1946 में का आह्वान मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। और माउंटबेटन योजना 1947 में प्रस्तावित जो थी वो भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण थी। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। भारत में आधुनिक सांप्रदायिक राजनीति की नींव मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में रखी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति सबसे अधिक स्पष्ट हो गई? तो ये हो गई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के बाद। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में महत्वपूर्ण था, क्योंकि औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त पृथक निर्वाचन मंडल यहाँ पर बने थे। नेक्स्ट यहाँ पर है खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के मध्य में हुआ था। सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत किया क्योंकि इसमें धार्मिक राष्ट्रीय मुद्दों को शामिल किया गया था। पाकिस्तान की मांग औपचारिक रूप से व्यक्त की गई थी। यह आपके 1940 लाहौर प्रस्ताव के अंदर की गई थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत को सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से प्रतिपादित इकबाल द्वारा किया गया। और 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार ने सांप्रदायिक विभाजन में योगदान दिया था, तो वो दलितों सहित विभिन्न समुदायों को पृथक निर्वाचिका प्रदान करना। नेक्स्ट यहाँ पर है मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण से कांग्रेस मंत्रिमंडलों जो 1937 से 1939 की विफलता का निम्नलिखित में से कौन सा कारण यहाँ पर रहा था? तो वो रहा था कांग्रेस द्वारा लीग के साथ सत्ता साझा करने से इनकार करना। नेक्स्ट यहाँ पर 1946 में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा का तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था आपके मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत विभाजन का अंतिम निर्णय प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित में से प्रभावित था, तो वो था आपके कैबिनेट मिशन योजना की विफलता पर। नेक्स्ट यहाँ पर है 1950 ईस्वी के भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ये इंगित करती है कि भारत एक राज्यों का संघ है? तो वो करती है राष्ट्र की अविनाशी एकता। नेक्स्ट है 1950 ईस्वी के भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्रोत पर आधारित है? तो ये है आपके अमेरिकी संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा यूनाइटेड किंगडम देश से ली गई है। 1950 ईस्वी के भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1950 ईस्वी के भारतीय संविधान को कठोर और लचीला दोनों बनाती है? अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट यहाँ पर है 1950 ईस्वी के भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP से संबंधित है? तो यह आपके भाग जो चौथा है वो संबंधित है। 1950 ईस्वी के भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र की विशेषता जो है कनाडा का संविधान से प्रभावित थी।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 ईस्वी के भारतीय संविधान को अमेरिकी संविधान से सही ढंग से अलग करता है? तो वो करता है एकल नागरिकता करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1950 ईस्वी के भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है अनुच्छेद 25 और आपके 28 यहाँ पर दर्शाता है। नेक्स्ट है, 1950 ईस्वी के भारतीय संविधान को अक्सर जो है उदारों का थैला कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात को सबसे बेहतर ढंग से प्रमाणित करता है? कौन सा करता है कि इसमें विभिन्न विश्व संविधानों की विशेषताओं को सम्मिलित किया गया तथा भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया गया था। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में जो है 562 यहाँ पर रियासतें थी। नेक्स्ट यहाँ पर है, देशी रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार था? तो वो आप सभी को पता है, वल्लभ भाई पटेल जी जिम्मेदार थे। एकीकरण के दौरान राज्य विभाग का नेतृत्व किस भारतीय नेता के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था पटेल जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, राज्य विभाग का प्रशासनिक मुख्य सचिव कौन थे? तो वीपी मेनन थे। रियासतों के भारत में विलय को सुगम बनाने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया गया था? तो वो किया गया था आपके विलय का दस्तावेज यहाँ पर इसका उपयोग किया गया। जूनागढ़ के नवाब ने 1947 में पाकिस्तान देश में विलय का निर्णय लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, किस रियासत के एकीकरण में 1948 में जनमत संग्रह शामिल था? तो वो था आपके जूनागढ़। 1948 में हैदराबाद पर कब्जा करने के लिए गई पुलिस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। और किस शासक ने जम्मू कश्मीर के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे आपके हरी सिंह के द्वारा। निम्नलिखित में से किस रियासत ने शुरू में भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय स्वतंत्रता की घोषणा जो है की थी? तो वो की थी त्रावणकोर और हैदराबाद ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पर है, देशी रियासतों का एकीकरण वर्ष 1949 में हुआ था और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। और सौराष्ट्र, कच्छ और बॉम्बे राज्यों का विलय किस का हिस्सा था? तो ये थे आपके पश्चिमी राज्य संघ का। किस रियासत को उसके शासक की मृत्यु के बाद जन आंदोलन प्रजामंडल आंदोलन के कारण भारत में विलय कर दिया गया था? तो वो था भोपाल। कौन था? भोपाल। नेक्स्ट है, रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने की प्रक्रिया को पटेल जी ने क्या नाम दिया था? तो मौन क्रांति नाम दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 में पारित किया गया था। और भारतीय राज्यों का भाषाई पुनर्गठन किस आयोग की सिफारिश पर जो है आधारित था? तो वो आपके राज्य पुनर्गठन आयोग पर आधारित था। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है फजल अली थे। नेक्स्ट यहाँ पर है, 1956 के पुनर्गठन के बाद कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित बनाए गए थे। भारत में गठित पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश था। और भाषाई पुनर्गठन की मांग जो है किसकी मृत्यु के बाद शुरू हुई थी? तो आपके पोटी श्री रामुलुसी के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा है कि 1960 में द्विभाषी बॉम्बे राज्य में कौन से 2 राज्य बनाए गए थे? तो महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। 1956 के अधिनियम ने भारतीय राज्यों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन है 1956 में केंद्र शासित प्रदेश नहीं था? तो नहीं था। कौन था? नागालैंड नहीं था। 1956 में नवनिर्मित केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम थी। कौन सी थी? तिरुवनंतपुरम थी। तो आज की क्लास के अंदर जितने भी एमसीक्यू थे उनको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लघुतरात्मक क्वेश्चनों को शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।